दोस्तों, जियोग्राफी वाले हिस्से से आज हम देखने वाले हैं अरल सागर झील के बारे में। अरल सागर झील पड़ती है एशिया में। अब एशिया में कौन कौन से देश हैं जहाँ पर ये अपने पानी को शेयर करती, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो आप गुलाबी कलर देख रहे हैं ये कजाकिस्तान है, और उसके नीचे उसकी बाउंड्री लगी है उज्बेकिस्तान के साथ में। तो अरल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पड़ती है, और यहीं से इसके किनारे में आप ये दिख रहे हो सिर दरिया, ये रिवर है, ये होकर के गुजरती है कहाँ से, कजाकिस्तान होते हुए। एक झील है बलकास झील जो कि कजाकिस्तान में स्थित है, और एक और झील है यहाँ पर जयान झील। तो तीन प्रमुख झीलें हैं कजाकिस्तान में, जयान झील, बलकास झील और अरल सागर। दो नदियां हैं जो कि अपने पानी को यहाँ पर डिस्चार्ज करती हैं। सिर दरिया जो रिवर है वो उत्तर वाले हिस्से में अपने पानी को छोड़ती है, और जो अमू दरिया रिवर है वो दक्षिणी वाले हिस्से से अपने पानी को यहाँ पर डिस्चार्ज करती है। ठीक है, तो ये यहाँ से होते हुए अफगानिस्तान से होते हुए इस प्रकार से तुर्कमेनिस्तान होते हुए फिर उज़्बेकिस्तान चली जाती है। ये जो सिर दरिया रिवर है वो किर्गिस्तान रिपब्लिक से होते हुए इस प्रकार से ये थोड़ा सा उज़्बेकिस्तान को टच करेगी और फिर जाके कजाकिस्तान में झील में मिल जाती है। अब हम कुछ कुछ फैक्ट देख लेते हैं अरल सागर लेक से रिलेटेड। ये जो झील है ना, काफ़ी न्यूज़ में रही थी। न्यूज़ में इसलिए रही थी क्योंकि ये जो आप छोटे छोटे यहाँ पर मैप देख रहे हैं ना, ये बताते हैं कि पहले पानी का ये कितना बड़ा सोर्स हुआ करती थी। ठीक है, धीरे धीरे जो इसका एरिया है 1960 से लेकर के 2009 के बीच में बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ये तीसरा मैप, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, अब बिल्कुल ही कम जगह बची है, कम पानी बचा है इसमें। और जब पानी नहीं है तो इसके खारापन के कारण जो है ना, एक तो भूमि अनुपजाऊ हो रही है, इसके साथ साथ में डिजर्टिफिकेशन भी ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। मगर मतलब कि जो भूमि, बंजर भूमि की मात्रा यहाँ पर बढ़ते जा रही है। तो अरल सागर, कजाक अरल तेंजाई, उज्बेक ओराल डेंगीजी, ये इसके अलग अलग नाम यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, कभी किसी ज़माने में सेंट्रल एशिया की लार्ज साल्ट वाटर लेक हुआ करती थी। ये बाउंड्री बनाती है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ में। कजाकिस्तान ऊपर पड़ जाएगा और नीचे तरफ आ जाएगा उज्बेकिस्तान साउथ में। द शैलो अरल सी वाज वंस द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट बॉडी ऑफ इनलैंड वाटर। ठीक है, यदि आप ज़मीन ही ज़मीन वाले हिस्से में देखोगे एशिया महाद्वीप में, तो किसी ज़माने में ये वर्ल्ड की फोर्थ नंबर की झील हुआ करती थी, वाटर बॉडी हुआ करती थी। द रिमेनेंट ऑफ इस नेसल इज द क्लाइमेटिक इनहॉस्पिटेबल हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया टू द ईस्ट ऑफ कैस्पियन सी। अब देखो, जब हम कह रहे हैं कि यहाँ का जो पानी है ना बहुत ज़्यादा जल्दी से ही सूख गया है, तो इसका क्या रीज़न रहा है? इसका रीज़न जो रहा है, देखो हम बात कर रहे हैं व्हेन द रीजन वाज पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, जब ये जो क्षेत्र था सोवियत यूनियन का हिस्सा था, एंड कंटिन्यू इनटू 21st, दैट द चेंज रिजल्टेड प्राइमरली बिकॉज ऑफ द डाइवर्जन। ठीक है, डाइवर्जन, कैसा डाइवर्जन हमको देखने को मिला था? यहाँ का जो पानी है ना वो इरिगेशन में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाने लगा। कॉटन की खेती होती थी उस टाइम में, तो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती थी। ऑफ द रिवेरियन वाटर ऑफ सरदरिया, तो सरदरिया जो रिवर है, सिरदरिया रिवर, यहाँ पर पानी को छोड़ रही है। लेकिन जब उस नदी के पानी को आप इरिगेशन में यूज़ कर लोगे तो ये झील को पानी कहाँ से मिलेगा? तो दोनों ही सिर दरिया और जो अमू दरिया है, विच डिस्चार्ज इनटू द अरल सागर एंड
वेयर इट मैन सोर्स ऑफ इनफ्लोइंग वाटर। इसी के चलते चलते यहाँ पर पानी की कमी गई थी। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। पहली जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने कल यूपी की गवर्नमेंट को डेडलाइन तय कर दी थी कि आप जो है 24 घंटे के अंदर में अभी तक आपने जो भी कार्यवाही किए हो, ठीक है, लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी किसानों की, उसको लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। आज जब सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है तो सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असहमति जताई है यूपी सरकार की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें। ठीक है, जो वायलेंस हुआ था उसमें किसानों की डेथ हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है आपने जो भी काम करे हो वो केवल बातों में ही बातों में किए हो, एक्शन तो आपने कुछ लिए ही नहीं हो। रिजॉल्व ओनली इन वर्ड्स नॉट इन एक्शन, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना का। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स रिजॉल्व टू सीरियसली इन्वेस्टिगेट द लखीमपुर खेरी वायलेंस एंड डेथ। तो वहाँ जो वायलेंस हुआ और जो डेथें हुई हैं, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको रिसॉल्व करने के लिए सीरियसली इन्वेस्टिगेट, ठीक है, इंक्लूडिंग allegation of murder against a union minister's sons seemed just a talk and no action। बस बात ही हुई है, एक्शन तो कुछ लिया ही नहीं गया है। तो जो यूनियन मिनिस्टर है उनका जो लड़का है उसके ऊपर मर्डर के चार्ज लगे हैं। यूर सीरियसनेस इज ओनली इन वर्ड्स एंड नॉट इन यूर एक्शन, ऐसा चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था। Justice Hema Kohli told the state, there is an old adage with rings true in this situation. The proof of the pudding this is in the eating। आगे बात कही जाती है कि ये जो केस है ना वो ब्रूचुअल मर्डर का केस है 8 लोगों का, इसलिए एक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सीजीआई एनवी रमन्ना ने ये बात कहा कि जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आपने कैसी बनाई, जिसमें कि स्टेट वाज मेड ऑफ लोकल पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट्स एंड डीआईजी, इसको मिला करके आपने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। ये कोई बात हुई क्या? द कोर्ट आस्क्ड इफ द स्टेट हैज़ येट मेड ए रिक्वेस्ट टू द सीबीआई टू टेक ओवर द केस, आप इसको सीबीआई को क्यों नहीं दे देते हो? तो मिस्टर साल्वे रिप्लाइड इन नेगेटिव। After a pause, the court itself went on to the express doubt about the transferring the case to CBI. The CBI is not a solution for reason of the person involved, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस रमन्ना का, told MR Salve. The person involved may have been a reference to the cases linked to a central minister। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड। इंडिया चाइना पेट्रोल फेस ऑफ इन तवांग। ठीक है, इंडिया चाइना की पेट्रोलिंग से रिलेटेड ये बातें हैं, ठीक है, जहाँ पर हमको तवांग में फेस ऑफ मतलब आमना सामना देखने को मिला है। चाइनीज़ सोल्डर्स डिटेंड लेट ऑफ लेटर। ठीक है, चाइनीज़ जो सोल्डर थे वो इंडिया के द्वारा क्या कर दिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया था। इसके बाद में उनको कुछ समय के बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। सम चाइनीज सोल्जर्स ऑफ ए लार्ज पेट्रोल वर डिटेन्ड फॉर ए फ्यू हावर्स बाय इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा इनको क्यों डिटेन हिरासत में लिया गया था? माइनर फेस ऑफ, कहाँ पर? नियर यांगसे इन तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लास्ट वीक। अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तवांग सेक्टर की। ठीक है, यहाँ पर जो यांगसे है यहीं पे इंडिया और चाइना की सेना के बीच में थोड़ा सा फेस ऑफ देखने को मिला था, इसी के चक्कर में उनको हिरासत में लिया गया था। तो कुछ जो चाइनीज सोल्जर थे इनको हमने डिटेन कर लिए कुछ घंटे के लिए एंड लेट ऑफ, बाद में फिर इनको छोड़ दिया गया आफ्टर द इशू वाज रिजॉल्व एट द ग्राउंड लेवल एज पर एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल बिटवीन द टू कंट्रीज।
तो जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं, काम उसी के अनुसार हुआ है। अब आखिर ये जो आमना सामना है, आखिर हमें देखने को मिला क्यों? फेस ऑफ्स ऑकर बिकॉज ऑफ द डिफरिंग areas of perception due to the demarcated boundaries, and as both sides undertook patrolling activities up to their line of perception another source। बात वही है कि यहाँ ऐसी कोई लाइन तो खींची नहीं गई है, इसलिए कभी इंडिया आगे बढ़ जाएगा, कभी चाइना आगे बढ़ जाएगा, इसी चक्कर में ये फेस ऑफ देखने को मिला है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम देखने वाले हैं डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड। डिजिटल डिवाइड को हम सबसे पहले समझेंगे। डिजिटल डिवाइड इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के यूज़ और प्रभाव के संबंध में एक आर्थिक और सामाजिक असमानता है। ठीक है, मतलब कि गरीब लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अमीर के बच्चे ही उसका यूज़ कर पा रहे हैं, इसी को ही हम कहेंगे डिजिटल डिवाइड, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो। ठीक है, आमतौर पर इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के यूज़ को लेकर के सामाजिक, आर्थिक या अन्य जनसांख्यिकीय श्रेणियों में व्यक्ति, घर, व्यवसाय या फिर भौगोलिक क्षेत्र के बीच असमानता हमको देखने को मिलती है। दुनिया के कई सारे देश या फिर क्षेत्रों के बीच में विभाजन को वैश्विक डिजिटल विभाजन के रूप में हम कहेंगे। ठीक है, अब यदि हम ये कहें कि इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन के यूज़र्स हैं वो ज़्यादा हैं और श्रीलंका में कम हैं, या वो लोग अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पूरा वर्ल्ड का डिजिटल विभाजन हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील और विकसित देशों के बीच में तकनीकी विभेद को बताता है। तो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, बात यहाँ पर कही गई है। ठीक, तो यदि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और उनको गरीब व्यक्तियों के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके पास मोबाइल फ़ोन है तो रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इस प्रकार से ये डिजिटल डिवाइड हो जाएगा। इससे जो बच्चे हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि जो शिक्षा है उनका वो मौल अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। Little children whose parents are too poor to afford laptop, tablet or an optimum internet package at home for online classes during the corona have drop out। इसके चलते चलते उनको क्लास से ड्रॉप आउट होना पड़ा। इवन रन द डेंजर ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू चाइल्ड लेबर और वर्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग द कोर्ट। इसी के चलते चलते क्या हो गया, अब बच्चे जब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको मजबूरी में या तो घर के काम करेंगे और नहीं तो कहीं पर दो चार पैसा कमाने के लिए चले जाएंगे। तो इससे जो चाइल्ड लेबर वाली कंडीशन है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसके अलावा मानव तस्करी भी उनकी हो सकती है। ठीक है, जिसमें लड़के बच्चों की खरीदी बिक्री हो जाती है। इसके अलावा ये अलग दिक्कत है, और शादी भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, लड़कियों की शादी जो है कम उम्र में ही कर दी जाती है, क्योंकि घर वाले भी सोचते हैं अब पढ़ाई तो कर नहीं रही लड़की, क्या करेंगे, शादी ही कर दो। कोरोना की कंडीशन है अब क्या है, कम हो गई है, इसलिए बच्चे जो है स्कूल जाना चालू कर दिए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना है, उसके लिए भी आप व्यवस्था करिए, ताकि फ्यूचर में कोई समस्या आए तो उससे सामना किया जा सके। The court was hearing a petition filed by private school management challenging a Delhi High Court order of सितंबर 2020, जिसने डायरेक्शन दिया था प्रोवाइड देयर 25% कोटा EWS DG स्टूडेंट ऑनलाइन फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनको कहा गया था कि 25% जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको आप फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करिए। द हाई कोर्ट हैड सेड द स्कूल कुड गेट रिम्बर्समेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अब इसके लिए सरकार को, ऐसा नहीं है कि स्कूल फ्री में ये सब कर देंगे, सरकार को सहायता करनी चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एथेनॉल के उपयोग को लेकर के।
ठीक है। एक प्रकार से ये ईंधन ही होता है जो पेट्रोल के साथ में मिला कर के हमारी जो मोटरसाइकिल हैं, वाहन है, ठीक है, एक नई क्रांति का काम करेगा। उसी के साथ में मिला करके इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए भारत सरकार ने क्या काम करा, 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिश्रण का टारगेट रखा है। इसके साथ ही दुनिया के और भी देश इसके इस्तेमाल के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और यदि हम एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल दरअसल एक तरह का अल्कोहल है जिसे वाहनों के पेट्रोल में मिला करके गाड़ियों में फूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य और फसलों से भी इसको इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। यदि हम वर्ल्ड में देखें कि सबसे ज़्यादा इथेनॉल का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो इस मामले में ब्राज़ील सबसे आगे है। ठीक है। ब्राज़ील में लगभग 40% गाड़ियाँ 100% एथेनॉल पर चल रही हैं। इसके साथ ही बाकी वाहन भी 24% एथेनॉल मिलाकर ईंधन बनाते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो 40% ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि 100% एथेनॉल से चलती हैं। स्वीडन और कनाडा में भी एथेनॉल पर गाड़ियां चल रही हैं। कनाडा में तो एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती। ठीक है। इससे एथेनॉल का यूज़ करने से अच्छी बात यह है कि प्रदूषण कम हो जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाते हैं और वाहन संचालित किए जा सकते हैं। भारत में बहुत लंबे समय से इसके यूज़ को लेकर के चर्चा चल रही है। एथेनॉल का फ़ायदा ये रहता है कि इसके इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इतना ही नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम कर देता है। इसके अलावा एथेनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन रहता है। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात कही गई है। नितिन गडकरी का कहना है कि स्पेशल पुश फॉर एथेनॉल एज ए फ्यूल, ऐसा कहना है गडकरी का। तो हमें क्या है, थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा एथेनॉल को एज ए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। इससे क्या होगा, हमारा जो इम्पोर्ट है ना वो 30,000 करोड़ रुपया कम हो जाएगा, क्योंकि हम बाहर से कच्चा तेल मंगवाते हैं। आई एम गिविंग ए स्पेशल पुश फॉर एथेनॉल एज ए फ्यूल। ठीक है। मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी का कहना है विद इन 100% यूज ऑफ 20% ब्लेंड ऑफ बायोएथेनॉल वी विल बी एबल टू सेव 30,000 करोड़ ऑन इम्पोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। बात वही कही जाती है कि 100% यूज ऑफ 20% मिश्रित बायोएथेनॉल। तो यदि हम 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं पूरी तरह से 100%, इससे हमारे 30,000 करोड़ रुपया की बचत होने वाली है। फर्दर द यूज़ ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डिक्रीज एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को ये कम करता है। हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड बाई 40%, ऐसा नितिन गडकरी का कहना है। 8 फिक्की इवेंट ऑन द अल्टरनेटिव फ्यूल। The government has launched the Ethanol 20 program under which it aims to achieve 20% ethanol blending in the petrol by 2025। तो 2025 तक सरकार ने एक टारगेट रखी है कि हम जो है पेट्रोल में या फिर डीजल में 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन का यूज़ करेंगे। करेंटली द एथेनॉल इकोनॉमी इज़ 20,000 करोड़ विच आई एम टारगेटिंग टू राइज टू मोर देन 2 लाख करोड़। We are taking inspiration from countries like Brazil, which have been using ethanol in their transport industry from more than 60 years। तो आज की बात नहीं है, आज 60 साल हो गए हैं ब्राज़ील को। तो दे हैव ए कंपलसरी ब्लेंड ऑफ 27% एथेनॉल इन पेट्रोल। तो वहाँ गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी है कि 27% आपको एथेनॉल मिलाकर ही यूज़ करना है। इसके अलावा सरकार बात करती है फ्लैक्स व्हीकल को लेकर के। फ्लैक्स व्हीकल मतलब सच व्हीकल वुड एबल टू ऑपरेट ऑन 100% बायोएथेनॉल और 100% पेट्रोल।
तो ऐसे जो व्हीकल हैं, ऐसे जो ये जो गाड़ियां हैं, वे 100% बायो एथनॉल पर चल सकेंगी या फिर 100% पेट्रोल पर। इसके अलावा यहाँ पर बात करी गई है कि अ, हम एथेनॉल के प्रोडक्शन को भी बढ़ाएंगे। द मिनिस्टर सेड दैट गवर्नमेंट हैज़ अलाउड प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम सरप्लस एंड डैमेज फूड ग्रेन सच एज राइस, कॉर्न, in addition to sugarcane, which will be give additional income to farmer।